आपको बता दें, मुलाकात इस वक्त चल रही है, जो बहुप्रतीक्षित जो मुलाकात थी वो इस वक्त चल रही है। दोनों देशों के बीच कई करार होने वाले हैं और सबसे अहम, सबकी निगाहें जिस पर हैं, बराक 1 मिसाइल। इस डील पर भी आज मोहर लग सकती है। सबकी निगाहें जिसको सैम कहा जाता है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, बराक 1 मिसाइल और इसके अलावा 8 और बड़े समझौते हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जो है जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश, उनका रुख करेंगे। ब्रह्म, ये बराक मिसाइल जो है इस पर भी मोहर लग सकती है और शायद सबकी निगाहें इसी पर हैं। बिल्कुल, देखिए इस पर जो रक्षा क्षेत्र का ये अहम समझौता है, इस पर सहमति बननी है और अगले 30 मिनट में मैं बता दूंगा मैं आपको जो तमाम समझौते होने हैं। जैसे ही डेलीगेशन लेवल वार्ता शुरू होती है, अभी 1-2 मिनट में शुरू हो जाएगी, उन अगले 30 मिनट में इन सारे समझौतों पर सहमति बन जाएगी और 1 बजे ये सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखिए अमन की 25,000 करोड़ का सालाना व्यापार होता है भारत और इजराइल के बीच। तो व्यापार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इजराइल की चाहत है कि व्यापार को बढ़ाना। भारत की चाहत है कि जो इजराइल ने टेक्नोलॉजी विकसित की है कई फील्ड में, चाहे फूड प्रोसेसिंग के मामले में हो, चाहे पानी को साफ करने के मामले में हो, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी के मामले हो, तो भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए। मेक इन इंडिया के तहत भारत डेवलप करेगा आगे, और इजराइल को व्यापार चाहिए। तो दोनों देशों के हित में है और यही वजह है कि बड़े समझौते इस वार्ता के दौरान सामने आएंगे और 1 बजे आपके सामने तस्वीर होंगी कि किन किन महत्वपूर्ण मामलों पर सहमति बनती है और कौन से समझौते होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डेलीगेशन लेवल वार्ता शुरू ही होने वाली है 1-2 मिनट में और वो शुरू हो जाएगी। 1 बजे साइन होंगे जो एग्रीमेंट होंगे। अमन, ठीक है ब्रह्म, मैं आपके पास लौटूंगा। ब्रह्म बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन अगर इजराइल से आता है और इजराइल को व्यापार चाहिए, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, इसको भी इजराइल अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए ये रिश्ता इतना ज्यादा और प्रगाढ़ होता नजर आ रहा है। डॉक्टर वहील, यही एक रीजन है, मतलब मेक इन इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इनोवेशन हमारे पास आएगा, जो तकनीकी महारत के लिए जाना जाता है इजराइल। और इजराइल की बात की जाए तो वो जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है, और जिस बात का जिक्र के सिन्हा कर रहे थे कि 40% जो प्रोडक्शन होता है वो उसका एक्सपोर्ट जो होता है, जो रक्षा सौदों को लेकर, वो भारत वो मार्केट है। तो इस लिहाज से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये। बिल्कुल विन विन सिचुएशन। देख लो अभी तक कि आप अगर इजराइल और चीनी का रिलेशनशिप देखना और इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप देखना, टेक्नोलॉजी की से बात करना चाहते, इज ऑलरेडी भी इतना तो है उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कम करते, क्योंकि वहाँ पर जो इजरायली टेक्नोलॉजी है तो अमेरिकन है, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हो रहा है, जो अमेरिकन में बिल्कुल परमिशन नहीं देते इजराइल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते, तो द इजराइली विल गिव ओनली द टेक्नोलॉजी दे पोसेस ऑन देयर, जो उनकी टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए तो मार्केट खुला है। बाकी देखना जितना रिलेशन के मतलब इन एग्रीकल्चर रिसर्च में साइपर भी है, कुछ भी है, इजराइली काफ़ी एडवांस है, तो इंडिया के लिए फ़ायदा बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ भी देखना चाहिए, इजराइल में छोटा देश में, इंडिया बहुत बड़ा देश में, इसलिए वहीं से उनके लिए जो टेस्टिंग भी करना या कुछ और करना, कोऑपरेशन करना चाहते दोनों के देश है, जो म्यूचुअल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो बिल्कुल फ़ायदा बहुत है, क्योंकि इंडिया तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और इजराइली बेचने के लिए तो इनका फ़ायदा भी है। देखिए सिन्हा जी, मेक इन इंडिया के लिए कितना बड़ा बूस्ट ये? ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बिकॉज देखिए जो भी इजराइल के साथ हमारा समझौता हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा था, और उसमें अब ऐड हो गया मेक इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर बनाएंगे। देखिए जो आपने पहले आप पूछ रहे थे कि स्पाइक की डील क्यों हुई, वो 5 साल से चल रहा है। देखिए स्पाइक वर्ल्ड का नंबर 1 पोर्टेबल मैन पोर्टेबल थी वो स्पाइक की डील में। स्पाइक में एक ही चीज है, जो उसकी ब्रेन होती है, जो सिस्टम गाइडेंस सिस्टम, उसको ब्रेन कहते हैं, वो एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में इजराइल पहले, क्योंकि हमने जो 2006 में किया था मीडियम रेंज सैम के ऊपर में, और 2009 के अंदर जो नेवी एंड एयरफोर्स में, उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट इन इजराइल ने रखे थे। अभी हमने अप्रैल 2016 में $2 बिलियन का MR सैम आर्मी के लिए साइन किया, एक रेजिमेंट के लिए, केवल एक रेजिमेंट, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और वो समझौता $2 बिलियन का हुआ था। तो हमारी जो जद्दोजहद है, नहीं अगर के सिन्हा सर, अगर आप ये समझा पाए, जो बराक मिसाइल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम जिसको जार्गन है, जो आपकी भाषा में कहा जाता है सैम, इसको सरफेस टू एयर मिसाइल, वो बराक मिसाइल के बारे में अगर आप समझा पाए आम शब्दों में,
कि किस तरह से ये हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा अगर ये समझौता होता है बराक मिसाइल को लेकर? देखिए, जो बराक मिसाइल है बेसिकली क्या है, ये एक पहले हम लोग देख रहे थे मीडियम रेंज में 70 किलोमीटर मार करने की क्षमता। अभी जो है एक शॉर्ट रेंज पे भी देख रहे हैं। जो ये समझौता है 131 जो बराक मिसाइल की समझौता, जिसको 3 जनवरी को क्लियर किया है मोदी ने, और प्रॉब्ली आज साइन हो जाएगा। जो ये है एक फायर एंड फॉरगेट। मान लीजिए आपने सरफेस टू एयर से दुश्मन के एयर को गिराना है, तो आपने जब फायर कर दिया उसका फॉरगेट कर दिया। 100%। देखिए, जो मीडियम रेंज सैम है वो 70 किलोमीटर का हम लोगों ने समझौता किया, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने। शॉर्ट रेंज है उससे कम का है। तो मेन जो होता है हमारे जो टैक्टिकल बैटल एरिया होता है, जिसको हमको गार्ड करना है, जो हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसको इसी रेंज पे आप हिट करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा समझौता हो। देखिए, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से जब आप गिराएंगे, वो जनरली आप उसको सीमा के उस पार गिराना चाहेंगे। तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें हम जब तक हमारे पास एवस नहीं आएगा, जो कि इजराइल देना चाहता है, इजराइल वो रडार सिस्टम जो है एवस का जो एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जिसमें आप ड्रोन को पकड़ सकते हैं, एयरक्राफ्ट को पकड़ सकते हैं, मिसाइल को पकड़ सकते हैं। पर टैक्टिकल बैटल एरिया में जो हमारे वीए मन बनता है वेरिएबल एरिया और वेरिएबल पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा मिसाइल का डिप्लॉयमेंट है, वहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइल और मीडियम रेंज मिसाइल का बहुत ज्यादा अहमियत है। जेके त्रिपाठी जी, ये जो आवाज आप बता रहे हैं जो रडार सिस्टम को और मजबूत करेगा, ये क्या है, ये क्या टेक्नोलॉजी, अगर आप समझा पाए, क्योंकि इसका भी जिक्र किया जा रहा है बराक के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी, इसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये एडवांस वार्निंग सिस्टम, वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है कि अगर कोई दुश्मन का जहाज या दुश्मन का कोई मिसाइल या दुश्मन का कोई ऐसा ड्रोन आ रहा हो, तो हमें पहले से एडवांस में पता लग जाएगा कि ये कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और किधर की ओर डायरेक्टेड है। और उस स्थिति पर, जैसा कि जनरल सिन्हा साहब बताएंगे, हम उसको डैमेज कर सकते हैं। मतलब वो रडार सिस्टम होगा कि कैसे ना, मतलब उससे पता लग जाएगा आसपास कोई है और उसको उस तरह से शूट किया जा सकता है। ये जो होता है ये एयरबॉर्न होगा। एयरबॉर्न का मतलब है ये IL-76 में हम लगाना चाह रहे हैं। ये रडार ऊपर हवा में होती है। इवन जैसे वो अपना कोई भी दुश्मन अपने को लॉक करता है, वो उसको पिकअप कर लेता है। मींस इतनी एडवांस वार्निंग होती है, और उसकी रेंज है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर पहले ही हम ट्रैक कर लेंगे कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, और उसको बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है 70 से 50 किलोमीटर जब हमारे टारगेट एरिया में, उसको 100% बर्बाद। और जो ये बराक मिसाइल है, ये तो इसको कहते हैं ग्राउंड टू एयर नैपिंग करता है। इसको आप पकड़ नहीं सकेंगे 100%। जब ये लॉक ऑन कर लेता है तो कोई मतलब ये एब्सोल्युटली। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, जब इतना रक्षा सहयोग की संभावनाएं थी या हैं, और इजराइल तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है रूस और अमेरिका के बाद, जो सबसे बड़ा रक्षा सौदा जिसके साथ 26,000 करोड़ का पिछले 3 सालों में हुआ, फिर यह कहा जाता है कि 70 साल का सूखा क्यों था? 70 साल तक कोई प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 70 साल का सूखा खत्म किया। एक संकोच था भारत और इजराइल की कूटनीति, क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझते हैं कूटनीति को। अगर खुले तौर पर रिश्ते को नहीं कहा जाता था, कुछ मजबूरियां थी, क्या था वो पूरे 70 साल के दौरान इजराइल के साथ जो सूखा था, उसके पीछे बहुत ही वाजिब कारण थे। देखिए, ऐसा था कि जब हम स्वतंत्र हुए, 48 में इजराइल का निर्माण हुआ, 47 में हम स्वतंत्र हुए। हमने ये पहले किया कि हम नॉन अलाइन ग्रुप के साथ रहेंगे। हमने नॉन अलाइन ग्रुप फॉर्म किया। अब इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के साथ था, नेटो का मेंबर था, तो हम नॉन अलाइन ग्रुप के होते हुए इजराइल के साथ इस तरह से खुलेआम नहीं जा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ खुद इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन है, अभी 40%, तब कुछ कम थी, कि उनको हम नाराज़ नहीं कर सकते कि हम किसी और कुछ मुस्लिम देशों के खिलाफ जा रहे हैं इजराइल के साथ। तीसरी चीज ये थी कि हमारे इसका रिएक्शन ले लेते हैं डॉक्टर वेल। क्या ये मजबूरी थी, क्या ये सियासी मजबूरी थी कूटनीतिक रिश्तों में भारत और इजराइल के बीच, जिसका जिक्र जेके त्रिपाठी कर रहे हैं? इस वजह से खुलकर नहीं बात की जाती थी भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर। 70 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जुलाई में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गए इजराइल, और अब हम देख रहे हैं कि 7 महीने में दूसरी बार ये मुलाकात हो रही है। तो 70 साल तक कुछ नहीं हुआ था, और ये वजह बताई जा रही है कि कुछ तेल। जी डॉक्टर वेल।
देख लो, सबसे पहले ये तो बिल्कुल मजबूरी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल स्टैंड है। अभी एक देश में वो जो कि पहले नाम का जैसे आप हाइफा कह रहे, तो ये फ़लस्तीनी टेरिटरी है। कभी पहले जब तक 100 साल के पहले आप बात करके कोई इजरायली है नहीं। 1948 तो इसराइल केम तो एग्जिस्टेंस की, उसके बाद जब तक डिवाइड किया था फ़लस्तीन में, उन्होंने दोनों देश बन गया था। कह रहे ये तो 55% इसराइल में दे दिया था और माइनॉरिटी है, और मेजॉरिटी फ़लस्तीनियन वाले जो उन्होंने 45% दिया था। उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप इंडिया में बिल्कुल उन्होंने कह रहे जब तक फ़लस्तीनियन इंडिपेंडेंस से नहीं देते तो उनकी रिलेशन में थोड़ा से इन द कोल्ड फ्रिज में रखा वो, इसलिए उसमें कोई मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जिस दिन मद्रिद कॉन्फ्रेंस में शुरू हो गया 1990 है, उसके बाद ओस्लो अग्रीमेंट में यासर अराफात के थ्रू हो गए इजरायली फ़लस्तीनी है। इसके बाद इंडिया और इसराइल में पूरा नॉर्मलाइज रिलेशन करके दिया था। अब एक बार याद रखना है, अभी हिंदुस्तान में लोग हैं वहाँ पर जो अरब मुल्क के अंदर है, कम से कम 80 लाख हिंदुस्तानी वाली लोग हैं वहाँ पर अरब मुल्क में GCC कंट्री में रहते, और 75 बिलियन डॉलर्स है उनके हर साल पे रेवेन्यू इंडिया के लिए। तीसरी बात, इंडियन तेल है वहाँ पर, काफ़ी तेल में अरब इंडिया रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और 14 बात भी है मुसलमान के ताल्लुक भी है उसके आगे से। लेकिन सबसे पहले ये तो पहले हिंदुस्तानी है और इसका कोई रिलेशन का नहीं होता। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कह रहे फॉर द प्लीजिंग द मुस्लिम, अनप्लीजिंग द मुस्लिम, ये बिल्कुल है फॉर लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन। इंडिया स्टैंड उसके लिए अधेरिंग टू UN चार्टर, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल लॉ। के सिन्हा जी, ऐसा है क्या? जिस बात का जिक्र मेरे ख्याल से डॉक्टर विल ने भी इशारों में किया है और JK त्रिपाठी ने भी किया है। हाँ, ये सही बात है, मगर ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, कोल्ड वॉर चल रही थी, उस समय कोल्ड वॉर में आपको कोई ना कोई लॉबी के साथ लगना था। तो कोल्ड वॉर में आप देखें हमारी जो लॉबिंग थी वो बेसिकली वॉरसॉ फैक्ट्रीज बेसिकली रशियंस के साथ में थी। तो उस समय जब हम देख रहे थे तो जो पॉइंट अभी आपको दिया गया कि हम कब इसको खुले हैं, वो कंपल्शन था एक तरह का। ये कंपल्शन जब खुला, जो कि वेस्ट एशिया के अंदर में जो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रहे हैं। आज देखिए जो अभी जो जिक्र कह रहे थे GCC देश, द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देश, जो 6 देश हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें कुवैत भी है, जिसमें सऊदी UAE भी है, ये जो देश हैं, इससे जैसे उन्होंने बताया 70% जो हमारा डायस्पोरा है वहां रहता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे आ रहे हैं वो इन कंट्रियों से आ रहे हैं। हमारी पूरी एनर्जी यहां से लेकिन एक हिचक तो रही थी ना के सिन्हा जी, एक हिचक रही थी। भारत और त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां की जो डायनेमिक्स चेंजेस आ रहे हैं, अभी सऊदी अरेबिया और कोवर्ट रिलेशन इजराइल के साथ शुरू हो चुका है, अमेरिका उसको ज्वाइन, एक ग्रुप वो है, एंड ईरान और जितना भी मेडिटेरियन से लेकर के जो गल्फ की इलाके से और जो अरेबियन सी तक जो एक ब्लॉक है, सिया ब्लॉक है, ये एक अलग बैलेंसिंग ऑफ पावर आपको करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और देखिए कितना मेच्योरिटी के साथ, इन स्पाइट ऑफ दैट, हम उसमें वोटिंग करते हैं 175 देशों के साथ जेरूसलम के ऊपर में। हम स्पाइक मिसाइल को भी रद्द कर रहे हैं, नॉट रद्द कर रहे हैं, बट वो जद्दोजहद चल रही है। तो इस बीच में एक ऐसा एक मैच्योर JK त्रिपाठी सामने कोई हिचक थी ना? ये तो कहा ही जाता है कि भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंध मतलब 25 साल और 70 साल 100 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन 70 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। ये हिचक थी भारत और इजराइल के रिश्तों को उजागर खुले तौर पर कहने को लेकर। वो मजबूरियां अरब कंट्रीज की भी हो सकती है, तमाम देशों की हो सकती है, लेकिन हिचक तो थी। देखिए वो हिचक थी, वो इसलिए कि वो इंटरनेशनल कंपल्शन था, डोमेस्टिक कंपल्शन था। हमें तेल चाहिए था। उस वक्त हमारे पास तेल का सिर्फ एकमात्र स्रोत जो है वो गल्फ कंट्रीज थे। हमारे पास अपने तेल के उत्पादन की कोई स्रोत नहीं था। अब हमारे पास अपने उत्पादन के भी स्रोत हैं, और देशों से भी, हम नाइजीरिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं। परिदृश्य आप बता रहे हैं बदल चुका है जी। वो और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कहना गलत है कि इजराइल की ओर से हमने एकदम आंखें मूंद रखी थी। 48 में इजराइल का निर्माण हुआ, 50 में हमने 1950 में इजराइल को डी यूरे रिकॉग्निशन दी, और इजराइल का कंसुलेट जो है, बिजनेस कंसुलेट, मुंबई में खुला जी। ये बात दूसरी है कि हमने 1992 में एम्बेसी लेवल पर हमने ये मान्यता दी कि एम्बेसीज खुलें,
और वो इसलिए भी देखिए था कि उस वक्त तक कोल्ड वार ख़त्म हो चुका था, उस वक्त कोई ग्रुपिंग नहीं थी, उस वक्त हमारे पास अपना कुछ थोड़ा सा डिपेंडेंस था और सोर्सेज पे तेल के, और उस वक्त हम ये भी वो कर चुके थे कि हमारे इजराइल के साथ रिलेशंस जो हैं वो हाइफेनेटेड नहीं होंगे अरब कंट्रीज के या पैलेस्टीन। लेकिन अब चीजें इतनी बेहतर हुई। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन के सिन्हा जी, ब्रेक के बाद, क्योंकि आप कारगिल की लड़ाई में भी आप हिस्सा ले चुके हैं, आप लड़ाई खुद लड़ चुके हैं, ये भी कहा जाता है कि कुछ चुनिंदा देश थे जिन्होंने भारत की मदद की थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो सप्लाई हुआ था उसमें इजराइल भी था। और इस वक्त आपको बता दें डेलीगेशन लेवल टॉक चल रही है, जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बायलैटरल लेवल टॉक्स के बाद डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत इस वक्त चल रही है। के सिन्हा, मैं ब्रेक से पहले आपसे ये जानना चाह रहा था, कारगिल को लेकर कहा जाता है कि कारगिल की जब लड़ाई थी उस वक्त कुछ देश जो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद की थी, मानव रहित एरियल ड्रोन प्रदान किए गए थे और तमाम सैटेलाइट फोटोग्राफ्स वगैरह, बोफोर्स फील्ड गन के लिए इजराइल ने गोलियां, हथियार मुहैया कराए थे। तो इजराइल उन देशों में था जिसने मदद की थी। आप तो खुद कारगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं, क्या हुआ था उस वक्त? या अमन जी, एब्सोल्युटली ठीक बात बताया आपने। उस समय देखिए हमारे को जो हम लोग स्पाइक की अभी बातें कर रहे हैं, इसी तरह स्पाइक तो नहीं था, इस तरह के शोल्डर फायर्ड जो मिसाइल सिस्टम थी वो इजराइल से आई थी, इतनी इफेक्टिव थी। मुझे याद है कि हम लोग तो सरहद के उस पार बैठे थे कारगिल के, और हम लोग वेट कर रहे थे कि किस तरह से हमें सटीक मिलने वाला, और हमें मिला था। उसके 2 एम्यूनिशन डम को हम लोगों ने, मेरी बटालियन ने उड़ाया था, और हमने इसी मिसाइल की यूज किया था, वो डायरेक्ट इजराइल से आई थी। और यहीं तक नहीं, मैं आपको ये बता दूं, 71 की लड़ाई में ही जब हमारे सैम मैनिकशॉ साहब ने बांग्लादेश की लड़ाई के पहले भी हमें इजराइल से मदद मिला है, ये तो जग जाहिर है। और वो हमें ऐसे क्रिटिकल चीज़ें मिली थी जो हमारे को 71 की लड़ाई में जीतने के लिए वो बहुत कारगर साबित हुई थी। और ऐसा ही नहीं, इजराइल हरदम रहा है। यदि आप देखें तो सबसे बड़ी जो इजराइल के पास एक ब्रह्मास्त्र है वो है मोसाद। और मेरा जैसा मानना है, क्योंकि रेड ऑफ इंटेबे, मैं कमांडो में इंस्ट्रक्टर होता था, उस समय भी हम इजराइल ले गए थे। और जो रेड ऑफ इंटेबे जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बड़े ब्रदर, छोटे ब्रदर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, वही मारे गए थे। रेड ऑफ इंटेबे हुआ था, वो सर्जिकल स्ट्राइक का पहला है जो कि 4000 किलोमीटर जा करके उन्होंने पूरे के पूरे अपने बंदूकों को छुड़ा कर ले आया। और इजराइल का, और उसमें 60 जो यदि अमीन के सैनिक मारे गए थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक था। और इसके अलावा वही सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उन्होंने जो म्यूनिक ओलंपिक में इनके कुछ मारे थे जो फिलिस्तीनियों के गिरोह था, उसका जो बदला एक एक करके जो मुसाद ने लिया है, ये चीज हमारे, और इसी लिहाज से दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बहुत पुरानी है भारत और इजराइल के बीच। ये टेंजिबल गेन होगा, टेंजिबल गेन, और टेंजिबल गेन होगा। ये के सिन्हा कह रहे हैं टेंजिबल गेन होगा, भारत के लिए फायदा का सौदा है। 8 बड़े समझौते हो सकते हैं, बस अब कुछ मिनटों का इंतजार है, उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि मुलाकात जो है वो खत्म हो जाएगी। 1 बजे का समय तय किया गया है, 1 बजे ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा।